हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिसकी 30 जून को परीक्षा करवाए जाना, ठीक है, आयोग ने यानी कि डेट निश्चित की है। तो एलटी परीक्षा, उत्तराखंड एलटी परीक्षा से संबंधित पहले यानी कि जो उसका प्रथम पार्ट है उससे संबंधित हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे गांधी जी और उनके शिक्षा संबंधी विचार। तो शुरू करूं तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, गांधी जी के इसमें यानी कि विचारों, मैंने सिर्फ गांधी जी के विचार लिए हैं क्योंकि आप सब लोगों को गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, उनका और क्या योगदान रहा, इस विषय में सब कुछ आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनके गांधी जी के जो यानी कि विचार हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। तो गांधी जी पहले किसी भी पर्सन को समझने के लिए हम यानी विचार उनके समझने के लिए तो उनके मूल जो विचार होते हैं उनसे भी हमें यानी कि ध्यान रखना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श और उनके मूल्य, ठीक है। तो इसमें आता है, सबसे पहला आता है सत्य। तो गांधी जी मानते थे कि सत्य साध्य और साधन दोनों है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और ईश्वर की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है और वह है सत्य। तो गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य और साधन दोनों है, ठीक है, क्लियर। साध्य वह है जो जिसका अस्तित्व है, ठीक है। सत्य वह है जिसका अस्तित्व है, जिसका कभी ना तो अंत होता है, ठीक है, अर्थात ईश्वर। और साधन के रूप में सत्य से गांधी का तात्पर्य यह है सत्य विचार, सत्य आचरण, सत्य भाषण। अब गांधी जी के लिए ईश्वर व सत्य में कोई अंतर नहीं था। गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में सत्य की खोज पर ही व्यतीत किया। मेरे सत्य पर प्रयोग इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, ओके। फिर दूसरा इनका सिद्धांत है अहिंसा। ये जो है महत्वपूर्ण तत्व है इनका। इनका विश्वास था कि सत्य का पालन अहिंसा द्वारा ही संभव हो सकता है और ये एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि पूरक हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी एक दूसरे से संबंधित करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि जीवन का लक्ष्य जो उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति का साधन अहिंसा है। यानी सत्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ का मतलब गांधी जी के अनुसार समस्त प्राणियों के प्रति बुरी भावना, द्वेष का अभाव। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में, ठीक है, जीवन के प्रति सद्भावना और शुद्ध प्रेम है, ठीक है। तो इनकी जो है यानी कि अहिंसा जो है वो सक्रिय रूप में है, निष्क्रिय अहिंसा नहीं है। इसके बाद है निर्भयता। इसके विषय में गांधी जी ने कहा था कि समस्त प्रकार के भयों से मुक्ति को ही निर्भयता कहा जाता है। अर्थात यानी जो निर्भय होगा वही सत्य और अहिंसा का पालन कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि जो सत्य और अहिंसा का पालन करेगा वो हर समय निर्भय रहेगा, ठीक है। बीमारी का भय, शारीरिक चोट, मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अपने परिजनों के मृत्यु का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि, ये सब क्या है, ये भय के उन्होंने रूप बताए। इसके बाद इनका चौथा है सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, इसका अर्थ होता है सत्य का अनुसरण करना एवं सत्य का पालन कराना। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब है सत्य का दृढ़ता के साथ अवलंबन। उन्होंने इसे आत्मबल के भी नाम से पुकारा है। तो जो है यानी सत्याग्रह को इन्होंने आत्मबल भी कहा है और ये सिद्धांत सत्य तथा प्यार पर आधारित है। इसके अंतर्गत विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अब यानी कि अपने आप को खुद स्वयं को कष्ट दे करके
विरोधी से सत्य का समर्थन कराया जाना चाहिए। यानी कि ये मानते थे कि अपने आप पर क्या करो, दुख पहुंचाओ तो विरोधी क्या करेगा, ठीक है, आपकी बात सुनेगा। चलिए, इसके बाद अब आते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। गांधी जी एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, दार्शनिक, इतिहासकार आदि सभी चीज़ें थे। राजनीतिक दार्शनिक भी थे, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने समाज की उन्नति के लिए समाज सुधारक भी हैं, ये शिक्षाविद भी हैं। तो यानी कि धर्म विश्लेषणकर्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। उन्होंने तत्कालीन जो शिक्षा है उसमें कई सुधार के कार्य किए थे। अब ये मानते हैं कि जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बने और स्वतंत्र रहने का हौसला और समर्थ न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी भी जानकारी का खजाना क्यों न हो, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य समाहित हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। अर्थात गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा जो है वो पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना शिक्षा नहीं है। अब इनके अनुसार है कि शिक्षा किसे कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी बोलते हैं कि सिर्फ साक्षर हो जाना शिक्षा नहीं है, यानी साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ, या केवल साधन है। इसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। लिटरेसी इज नॉट एंड ऑफ द एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग्स, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाई मेन एंड वोमेन कैन एजुकेटेड। ये मानते थे कि समस्त शक्तियों का बालक का जो विकास है उस शिक्षा के द्वारा हो सकता है, ठीक है। उसके शरीर, मन, हृदय, आत्मा आदि सभी चीज़ों का विकास क्या होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा के द्वारा करवाया जाना चाहिए। ये मानते थे कि शिक्षा का कार्य लिखना, पढ़ना, गणना करना, सीखना नहीं है, बल्कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और हृदय का क्या करना है, विकास करना है। ये मानते थे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले समस्त या सर्वोत्तम गुणों का विकास। ओके। इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी सभी चीज़ों को क्या करते थे, ध्यान में रखते थे, ठीक है, यानी कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते थे और स्वावलंबन उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। गांधी जी के शिक्षा संबंधी उद्देश्य में ये था कि वो मानते थे कि स्वावलंबन, ठीक है, वो मानते थे कि स्वावलंबन उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो क्या हो सके, यानी कि मानव को स्वावलंबी बना सके, ठीक है। सा विद्या या विमुक्तय, इन्हीं का ही, यानी गांधी जी का क्या था, ये आदर्श वाक्य था जो भारतीय दर्शन का आदर्श वाक्य है। ये मानते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसके सामाजिक प्राणी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। गांधी जी मानते हैं कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मोक्ष है। और इन्होंने मोक्ष को यानी कि बहुत ही ब्रॉड रूप में लिया हुआ है। ये यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति से पहले भौतिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक मुक्ति की बात करते हैं ये, ठीक है। इनका मानना था कि मनुष्य शारीरिक और भौतिक कमजोरी, मानसिक दबाव, आर्थिक कमी तथा राजनीतिक दासता से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये मानते हैं कि मानव का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ओके। तो इसके बाद यानी कि महात्मा गांधी मानते हैं कि यानी कि इसमें क्या है, यानी कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए यानी स्वस्थ शरीर का विकास सबसे पहले होना आवश्यक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं गांधी जी। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, ठीक है। तो गांधी जी मानते हैं शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का भी विकास आवश्यक है और बालक द्वारा, ठीक है, शिक्षा द्वारा बालक का मानसिक विकास होना चाहिए। इसके बाद आता है जीविकोपार्जन, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य एक और भी है, जीविकोपार्जन, ठीक है, यानी कि वोकेशनल एम।
अर्थात ये मानते थे कि बच्चे को जो शिक्षा है वो नियमित रूप से प्राप्त करे, लेकिन किसी न किसी व्यवसाय द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी स्वयं कर सके। तो आर्थिक आवश्यकताओं से मुक्त होने का उद्देश्य पर उन्होंने क्या किया है, बल दिया है। ठीक है, वो मानते हैं कि बालक को और मनुष्य को आत्मनिर्भर यानी होना चाहिए, और ये शिक्षा के द्वारा ही करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि बालक को बेसिक शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। इस बाद है व्यक्तिक और सामाजिक विकास, यानी कि उसका व्यक्ति का भी और उसके अंदर सामाजिक विकास भी होना चाहिए। इंडिविजुअल एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये मानते हैं कि दोनों प्रकार का विकास जो है ना आवश्यक है, व्यक्तिगत विकास भी, सामाजिक विकास भी। ठीक है, व्यक्तिगत विकास को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के विकास के लिए आवश्यक माना, और ये मानते थे कि जो व्यक्तिगत विकास है यही आध्यात्मिक विकास है, और आध्यात्मिक विकास के लिए सामाजिक विकास क्या करते हैं, ये आवश्यक मानते हैं। ये मानते हैं कि सामाजिक विकास में उनका, यानी कि ये मानते हैं कि सामाजिक विकास प्रेम एवं सहयोग से जीना सीखना ही क्या है, ठीक है, यानी सामाजिक विकास है। ये मानते थे संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करना और उनकी सेवा करना ही आध्यात्मिक, इनके द्वारा ही आध्यात्मिक विकास संभव है। ठीक है, इसके बाद आता है सांस्कृतिक विकास। संस्कृति आत्मा से संबंधित मानते हैं संस्कृति को गांधी जी, और वो यानी कि मानते हैं कि संस्कृति जो है वो मानव के व्यवहार को दिखाती है। संस्कृति को जीवन का वो क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। इस तरह से उन्होंने माना कि जो यानी कि मानव है उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक विकास जो है वो महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इसे ही शिक्षा का उद्देश्य माना और कहा है कि मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। इस प्रकार मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए, वो ये मानते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का कुछ क्या है, वो नैतिक और चारित्रिक विकास भी होना चाहिए उद्देश्य। तो मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एम मानते हैं कि शिक्षा को चरित्र निर्माण की कसौटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कितना चरित्र निर्माण करता है, ठीक है, इसका यानी कि कसौटी क्या होना चाहिए, यानी कि विद्या होना चाहिए। विद्या का मतलब शिक्षा। ठीक है, भारत में पहले विद्या की बात की जाती थी, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने विद्या को शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये मानते थे कि शिक्षा एक उद्देश्य चरित्र, यानी शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र निर्माण है। बच्चे में सत्य, अहिंसा, अभय, अस्तेय, अपरिग्रह आदि गुणों का विकास जो है ना होना आवश्यक है। ठीक है, और इसके लिए शिक्षा जो है यानी जरूरी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान यानी कि मानता हूँ। ठीक है, वो मानते हैं कि सभी ज्ञान का अंत वैयक्तिक शुद्धि और चरित्र निर्माण है। इसके बाद इन्होंने आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया है। ये मानते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मबोध और स्वयं का ज्ञान है। ठीक है, यही क्या है, ठीक है, यानी कि इनका आध्यात्मिक विकास है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करे, उसकी आत्मा को उत्तम जीवन की ओर प्रवृत्त कर सके। तो इस तरह मतलब हम समझ सकते हैं कि गांधी जी द्वारा शिक्षा के जो है आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो है ये शिक्षा के द्वारा दिलवाना चाह रहे थे गांधी जी। गांधी जो है वो शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने जो है उसमें अपनी शिक्षा योजना में बेसिक शिक्षा को क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और इसमें यानी कि इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में भी बात किया है कि कौन सा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मानते हैं कि पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। इसका उद्देश्य बालक को कार्य, प्रयोग एवं खोज द्वारा उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना हो, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें और आत्मनिर्भर बने।
ठीक है, और समाज के उपयोगी यानी कि अंग बन सके। अर्थात ये मानते हैं कि मानव जो है ना समाज का एक उपयोगी अंग है। उन्होंने हस्तलिपि कुटीर उद्योग को बेसिक शिक्षा का प्रमुख स्थान दिया था। ठीक है, यानी कि मानते हैं कि बेसिक शिक्षा में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ये दोनों जरूर पढ़ाए जाने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने ये पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं। तो इनके अनुसार कौन से पाठ्यक्रम होना चाहिए? हस्तशिल्प और उद्योग यानी बुनाई, कताई, बागवानी, कृषि, काश्तकारी, चर्म उद्योग, मत्स्य पालन, मातृभाषा, हिंदुस्तानी भाषा, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने माना सामान्य विज्ञान में बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। संगीत का अध्ययन स्वास्थ्य विज्ञान में स्वच्छता, व्यायाम और खेलकूद को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने यानी कि माना है कि चित्रकला भी पढ़ाया जाना चाहिए और नैतिक शिक्षा जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ये मानते हैं कि हस्तशिल्प एवं उद्योग को प्रमुख स्थान देते हैं अपने पाठ्यक्रम में। इन्हें इसके लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय ये निर्धारित करते हैं। अब इनका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा तथा धार्मिक शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी अंग्रेजी ना तो पढ़ाया जाना है ना धार्मिक शिक्षा। इस बात को याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने यानी अंग्रेजी भाषा और धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान अपने पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। ये सिर्फ नैतिक शिक्षा को स्वीकार करते हैं। इनमें सभी धर्मों का सार निहित है। बेसिक शिक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है वो 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया। 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा उनके अनुसार लागू होनी चाहिए। उसके बाद बालक और बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम समान है, ठीक है, और फिर भी बालिकाओं के लिए सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये स्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है कि शिक्षण विधियाँ, अर्थात गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी अपनाई जानी चाहिए। तो गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग मानते हैं और इन्हीं के ही विकास को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। ओके, ये जो है ना क्रिया को यानी कि इन्होंने क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों से भिन्न थे, यानी जो इस समय शिक्षा चल रही है उससे इनका उद्देश्य क्या रहा है, अलग रहा है। ये स्थानीय उद्योगों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं और गांधी जी शिक्षण पद्धति में प्रचलित शिक्षण पद्धति से जो है यानी कि वो भिन्न माना जाता है, ठीक है। अर्थात जो पहले से शिक्षण पद्धति चली आ रही है और जो हम लोग क्या करते हैं अभी भी उसका उपयोग करते हैं, उसको इन्होंने अस्वीकार किया। इनकी शिक्षण पद्धतियों में आता है अनुकरण विधि, ठीक है, इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। इसका मतलब है कि बच्चा को जो है क्या करना चाहिए, वो बच्चे में एक यानी बच्चा प्रकृति से निकल करके आता है, ठीक है, इसलिए उसमें प्राकृतिक प्रकृति यानी जो है होती है, ठीक है। बच्चा प्रकृति के अनुसार जो है वो अपने आप को विकसित करने, ठीक है, और अपने आप के मन को जो है मस्तिष्क को विकसित करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि बच्चा में प्राकृतिक प्रकृति पाई जाती है, ठीक है, इसलिए उसे शुरुआत में अनुकरण अर्थात कि उसे देख कर सीखना चाहिए, ठीक है। तो अनुकरण विधि का मतलब है देख करके यानी सीखे और उसे क्या करे, ठीक है, अपने जीवन में उपयोग में लाए। बच्चों को अच्छा आचरण सिखाने के लिए सर्वोत्तम विधि यह है, अच्छा आचरण करके बच्चे के सामने प्रस्तुत होइए तो बच्चा उसको सीखेगा। इसलिए गांधी जी ने इस बात पर बल दिया है कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ हमेशा वही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण वे की अपेक्षा वे बच्चों से करते हैं। ऐसे प्रेम पूर्वक और बिना यानी विनम्रतापूर्ण आचरण का अनुकरण बच्चे क्या होते हैं, सदाचारी बनते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि स्वानुभव द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, और वो था लर्निंग बाय सीइंग। गांधी जी किसी भी ज्ञान को या कौशल को स्वयं करके अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं।
ये मानते हैं कि स्वयं द्वारा जो अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान होता है वह स्थायी होता है और वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके बाद आता है क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड, यानी कि करके। तो गांधी जी मानते हैं कि बालक को क्रिया करना, ठीक है, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, वो निरंतर कोई ना कोई क्या होता है, क्रिया करता रहता है। इसलिए जो बालक का जो विकास है, मानसिक विकास है, वो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इसलिए मानते हैं कि करके सीखने पर जो है ना बल दिया जाना चाहिए। और बेसिक शिक्षा में हस्तकला, ठीक है, यानी कि क्राफ्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। इसके बाद है सह संबंध विधि, अर्थात जो भी सीखे बच्चा या जो भी यानी विषय उसको पढ़ाए जाएं उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये मानते हैं कि बच्चा जो वास्तविक क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तो उनमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को संश्लेषित करके बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में क्या करता है, वो उपयोग में लेकर के आता है। इसके बाद ये मौखिक विधि को क्या करते हैं, मौखिक विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद इत्यादि विधि जो है ना मौखिक विधि के अंतर्गत आते हैं। बच्चे क्योंकि जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनकी तत्काल उत्तर देकर के जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। तो इस विधि को यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आता है श्रवण और मनन, ठीक है, यानी कि ये मानते हैं सुनना तो है, यानी कि सुन लिया बच्चा और उसके बाद सुनेगा, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक द्वारा दिया गया उपदेश है या बातें हैं, पहले बच्चा उसे अच्छी तरह से सुनता है, फिर चिंतन करता है और अभ्यास करता है, ठीक है। मानते हैं गांधी जी कि उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जो हमारे वास्तविक जीवन में सहायक बन हमारा विकास न कर सके, ठीक है। इसलिए वो मानते हैं कि उपयोगिता को धर्म और दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए स्वीकार कर लेते हैं ये गांधी जी, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला है अनुशासन। अब अनुशासन क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी अनुशासन को बहुत ही अधिक क्या करते थे, महत्व देते थे। गांधी जी अनुशासन को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार सच्चा अनुशासन आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है और गांधी जी दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे, ठीक है। यानी कि वो नहीं मानते थे कि बच्चों को मार पीट करके पढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन प्रभावात्मक तरीके से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करते थे। गांधी जी ने बच्चे को प्राकृतिक और उच्च सामाजिक वातावरण देने पर बल दिया है। उनके अनुसार ऐसे वातावरण में बच्चे उच्च आदर्श एवं उच्च आचरण सीखते हैं। तो गांधी जी आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन भी चाहते हैं। ये शिक्षक को बच्चों के लिए सक्षम आदर्श आचरण प्रस्तुत करने वाला मानते हैं, जिससे कि बच्चा उनका क्या करे, अनुसरण कर ले और उसे सीखे। ओके। अब इसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार ये मानते हैं कि जो शिक्षक है वो एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, ज्ञान का पुंज होना चाहिए और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। ये मानते हैं कि एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब वह अपने व्यवसाय को समाज सेवा के रूप में स्वीकार करे। एक शिक्षक कई भूमिका निभाता है, बच्चे का वो मित्र होता है, मार्गदर्शक होता है, ठीक है। यानी कि उसे बच्चों से मैत्रीपूर्ण ढंग से बात करना यानी कि उसे आना चाहिए। इसके बाद शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट का यानी कि क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार जो है वो शिक्षा व्यवस्था का केंद्र तो क्या है, शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को उसके व्यक्तिगत विकास हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देने के समर्थ है, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यानी कि कुछ न कुछ इन्होंने क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाए हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने प्रारंभ से ही उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल दिया है। गांधी जी मानते हैं कि बच्चे जिज्ञासु, उत्साही और आत्मबल रखने वाला बनना चाहिए। इसके बाद है विद्यालय। तो
यानी कि गांधी जी ने विद्यालय को लेकर के इनके विचार बहुत अत्यंत नवीन थे। वो विद्यालय को ऐसी कार्यशाला मानते हैं, ठीक है, जहाँ पर शिक्षक समर्पित होकर कार्य करें और शिक्षक और शिक्षार्थी का संयुक्त प्रयत्न से शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। यानी कि इनके द्वारा इतना उत्पादित किया जा सके कि आर्थिक रूप से अनुभव यानी कि बन सकें। विद्यालय ये मानते थे सामुदायिक केंद्र बनाने पर बल दिया था। विद्यालयों को समुदाय में विभिन्न गतिविधियां करानी चाहिए जिससे लोगों को वहाँ पढ़ने और काम करने की सुविधा हो। विद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रात में पाठशाला लगाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। समुदाय को विद्यालयों को विभिन्न क्रियाओं में सहायता करनी चाहिए और विद्यालय को समुदाय के लिए सहायता करनी चाहिए। यानी कि ये समुदाय और विद्यालय और समुदाय के बीच में बात करने की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के अनुसार बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा क्या है। उस समय बहुत ज़्यादा जो है यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में, उस शिक्षा में जो है वो दोष थे, उन्हें दूर करने के लिए इन्होंने अपने शैक्षिक प्रयोगों को राष्ट्रीय शिक्षा योजना के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ साथ, ठीक है, शैक्षिक सुधार हेतु कार्य किए। अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी आयोजित की जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसे कि बेसिक शिक्षा कहा जाता है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अब 6 से 14 हो गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। संपूर्ण शिक्षा स्थानीय हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए। हस्तकला का चयन बच्चों की क्षमता, क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर किया जा सकता है। बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग किया जाए, उससे अर्जित आर्थिक लाभ विद्यालय के बैग में उपयोग करने के लिए दिया जाए। हस्तकलाएं इस प्रकार सिखाई जाएं जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। इन स्कूल से निकलने के बाद बच्चे आत्मनिर्भर बन जाएं। इसके बाद आर्थिक महत्व के साथ साथ हस्तकलाओं की शिक्षा को सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी दिया गया। इसके बाद इनकी बेसिक शिक्षा के क्या हैं, कुछ गुण हैं। सैद्धांतिक तौर पर योजना उपयोगी लगती है लेकिन वास्तविकता में उपयोगी नहीं है, ठीक है। सर्वांगीण विकास। शिक्षा ने बालक के यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक यानी कि चारित्रिक विकास का पर इन्होंने गांधी जी ने बल दिया है। इसके बाद है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। कहने मतलब है कि इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए यानी उसमें, और ये गुण उसमें बालक में बेसिक शिक्षा से ही विकसित की जाना चाहिए। फिर भारतीयता की छाप उसमें दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा में सच्चे अर्थों में, ठीक है, भारतीय है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। क्रियाधारित शिक्षण विधियाँ। ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो क्रिया पर क्या हो, आधारित हो। यानी कि स्वयं करके सीखने और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो, ये होना चाहिए। चलिए वास्तविक जीवन से संबंधित बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा जो है वो ग्रामीण उद्योगों में अनिवार्य करने के लिए बनी थी। बेसिक शिक्षा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आदि की शिक्षा पर बल देता है जो कि विद्यार्थी की जीविकोपार्जन का जो है आधार बनती है। बेसिक शिक्षा बालक की क्रियात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके उसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ाने की बात करती है। कृषि प्रधान देश भारत है इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बात है बेसिक शिक्षा के दोष। यानी कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा तो प्रदान की लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ दोष थे, ठीक है। अब वो दोष क्या है, बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय योजना कहा जाता है परंतु यह योजना केवल अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की योजना है। और ऐसा संभव भी नहीं है
कि यही वाला एजुकेशन सब लोग लें, क्योंकि जैसा तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं परिस्थितियाँ। इसके बाद बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। इनका पाठ्यक्रम इसी आयु वर्ग के एवं ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। यह माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो यह उच्च शिक्षा के लिए अनुपयोगी आधार है, उपयोगी आधार नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों में कोई जोड़ प्रस्तुत नहीं करता है। इस बात है, बेसिक शिक्षा बच्चों की तरह हस्तकला सिखाने में कच्चे माल का उपयोग अपव्यय है। ठीक है, यानी कि उसमें पैसा इतना ज़्यादा लगेगा कि स्कूल जो है ना वो पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, और जब स्कूल पढ़ाना नहीं चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, अपव्यय होगा। भारतवर्ष एक गरीब देश है जहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए अपने जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से उत्पादन कराना उचित जान पड़ता है। इसके बाद आता है 5वां, बेसिक शिक्षा में हस्तकला की आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, तो हस्तकला के विषय में अत्यधिक जोर दिया गया है, जिसके अन्य विषय पीछे रह गए हैं या उपेक्षित रह गए हैं। इनमें पाठ्यवस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाता, जिससे बालक उसके लाभ से वंचित रह जाता है। ओके, तो गाइस ये था महात्मा गांधी से संबंधित हमारा आज का पढ़ने वाला लेक्चर। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। प्रश्न यहीं से बन कर आएंगे, इसमें से एक प्रश्न निश्चित आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।